अस्सलाम, तो मैं हूं डॉक्टर सनाज। फिर हम हाजिर हुए हेल्थ आर्ट के साथ। हमने जिनको आज दावत दी अपने शो में वो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपको पता है हमारे यहाँ जो ये दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज एनजाइटी डिप्रेशन बहुत लोगों को कॉमन हो गया है। साथ ही क्योंकि महंगाई इतनी है, हालात इतने ख़राब हैं, कुछ ऐसे हादसात हो रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आप ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं, कोई ऐसी बातें सुन लेते हैं जिसकी वजह से आपके डायरेक्ट जो इफेक्ट आता है वो आपकी हेल्थ पे तो आता है, उससे पहले आपका इफेक्ट आपके ब्रेन पे आ रहा होता है। तो हमने कहा क्यों ना कि आज हम जो है ना, अभी तक हमने जितनी बातें की हैं, हमने हमेशा बॉडी फिजियोलॉजी पे बात करी है कि हार्ट के बारे में बात कर ली, या हमने कैंसर के बारे में बात की। हमने क्यों ना हम ब्रेन के बारे में बात करें कि हमारे ब्रेन में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो ना हम एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर युसरा तारिक ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सुन लिया हमने इंट्रो में जो बताया कि आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट हमारे यहाँ चल रहा है, अभी लास्ट इतनी वॉर हुई, पहले हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज के साथ वॉर चलती रही, फिर आपस में दूसरी कंट्रीज में वॉर होती रही। तो जो हमारे बुजुर्ग हजरात होते हैं वो, और एक हमारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से इफेक्टेड हो रहे होते हैं। अच्छा, हमारी एज के लोग क्योंकि काम में बहुत मसरूफ़ हैं, हमें पैसे भी कमाने हैं, हम लोगों को घर भी चलाने हैं, हमें सब चीज़ों को देखना है, तो शायद हम इन चीज़ों को इतना इफेक्ट नहीं ले पाते बिकॉज हर वक्त न्यूज़ में एक ही चीज़ कंटिन्यूसली आ रही है, अब ये हो गया, अब वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अब वहाँ आग लग गई, वहाँ लोग मर गए। तो इन चीज़ों का ना बड़े और बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे असर लेते हैं और बच्चे भी लेते हैं। तो मैं आपसे बात करूँगी डॉक्टर साहबा एनजाइटी के बारे में। आप बताइए एनजाइटी आखिर क्या बला है, क्योंकि जिसको देखो एनजाइटी हो गई और इतना कॉमन वर्ड हो गया एनजाइटी। मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय बीडीएस मैंने एनजाइटी का वर्ड जब सुना था, जब हम लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि एंजाइटी एक प्रॉब्लम होती है, सही है, जो कि जिसमें इंसान जब एंजाइटी में चला जाता है तो कुछ मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। उससे पहले एंजाइटी का वर्ड आई थिंक हमारी सोसाइटी में था भी नहीं, ये कुछ 10 साल पहले ये बीमारी आई है। बिल्कुल, आई थिंक जब सोशल मीडिया जितना कॉमन होता चला जा रहा है तो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। सो जैसे एंजाइटी बेसिकली अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो जहनी दबाव का शिकार होना, इसे हम एंजाइटी कहते हैं। या कोई स्ट्रेस आपको है, कोई परेशानी है, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आपने कहा वॉर्स हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इंसान के पर्सनल इतनी सारे मसले मसाइल होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, तो आप स्ट्रेस में तो आएंगे, ठीक है, वो आपको ज़िंदगी में फेस करना पड़ेगा। उस चीज़ को अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक ज़हनी दबाव का शिकार हो जाना, इलॉन्गेटेड टाइम में जब चली जाती है तो वो चली जाती है डिप्रेशन के तरफ, लो मूड, आपका जो है स्ट्रेस लेवल का फील करना और उसको डील करना, वो उसकी सलाहियत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो फिर हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। सो स्ट्रेस, एंजाइटी, ज़हनी दबाव में शिकार बहुत कॉमनली हर इंसान हो रहा है। हर जगह परेशानियाँ हैं, हर जगह मसले मसाइल हैं, इन्फ्लेशन का दौर आता जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। बच्चों के लिए आपको सारी चीज़ें, घर का जो प्रोवाइडर है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू गो आउटसाइड इन दिस हीट, इन दीज वेदर कंडीशंस, और तो स्ट्रेस में तो आप आ जाते हैं। तो ये जहनी दबाव, इसे हम एंजाइटी कहते हैं, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अशोक साहब, मुझे बताइएगा कि एंजाइटी की बात हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर कमाने जा रहे हैं उनके लिए भी इशू है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जैसे हम बीइंग अ लेडी, हम तो लेडीज़ हैं और ज़्यादा लेडीज़ कहती हैं कि हम एंजाइटी के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार, जबकि अगर देखा जाए वर्किंग लेडीज़ तो फिर भी बाहर होती हैं। जो हमारी वो ख़वातीन जो घर में होती हैं, वो अपने घर को देख रही होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा काम है बाय द वे, बट मुझे लगता है कि वो शायद उस एंजाइटी से नहीं गुजरती हैं जो एंजाइटी हम वर्किंग ले रहे होते हैं, कि हमें फैमिली को भी देखना होता है, साथ में अपने काम को भी देखना होता है, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो हजरात आ जाते हैं उनको हम शायद बहुत इग्नोर करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एंजाइटी के शिकार है, क्योंकि उनको अपना घर देखना है, घर चलाना है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं उसको ओवरकम करना है। लेडीज़ तो खाली मांग रही होती हैं कि हमें आप पैसे दें और ये मतलब ये चीज़ प्रोवाइड करें, उनके लिए उन चीज़ों का इंतज़ाम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उन पे कितना असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का? तो इसमें डेफिनेटली जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं और मर्द हजरात बहुत इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ख़वातीन के लिए तो ख़वातीन इमोशनल बीइंग्स कहलाई जाती हैं, राइट। तो
उनके लिए आसान होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। बिल्कुल राइट, रोना आता रोने लग जाते हैं, मतलब बहुत देर बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो इजहार कर देती हैं। ये हमारी एक सोसाइटल नॉर्म्स बनी हुई हैं, कह लें जेंडर रोल्स बने हुए हैं। और जो मर्द हजरात हैं वो अगर किसी परेशानी का शिकार होते हैं, और ख़ासतौर पर अगर उनके पार्टनर जो है हाउसवाइफ्स होती हैं, तो बहुत बार जो है वो डिस्कस नहीं कर पाते कि क्या इश्यूज चल रहे हैं ऑफिस में, ले ऑफ्स हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिक्स चल रहे हैं ऑफिस में, तो वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते किसी से, अपने घर में भी नहीं डिस्कस कर पाते, या फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो वो जब्त करके रखते हैं। आप जितना अपने परेशानियों को, अपनी जहनी दबाव को जब्त करते हैं, उतना ही एंजाइटी और स्ट्रेस में आप मुब्तला हो जाते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट है वो इफेक्ट होता है। एट द सेम टाइम जो ख़वातीन हैं, जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो फुल टाइम जॉब, अनपेड जॉब, आई मस्ट से, अनपेड जॉब है। उनका स्ट्रेस एंजाइटी बहुत होती है, क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ों को जगल कर रही होती हैं। मेड्स को भी देखना है, बच्चों को स्कूल से आना पॉलिटिक्स भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक रूम में रह रहे हैं अगर जॉइंट फैमिली यूनिट्स है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। येट हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, जो ख़वातीन बाहर काम करने निकल रही हैं तो उनके लिए 2 रोल्स हैं, 2 जॉब्स हैं, ठीक है, एक अनपेड फुल टाइम जॉब है, एक पेड फुल टाइम जॉब है, और दोनों फुल कमिटमेंट चाहती हैं। घर जाके भी आपको काम करना है, प्रोजेक्ट का फुल करना है, डेट्स हैं, आपकी टाइम लाइन है, सो वो वहाँ पे यस डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी एंजाइटी, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आप काम करके घर आ रहे हैं ख़वातीन, फिर आपको घर देखना है, बिल्कुल राइट, बच्चे हैं। अच्छा, मैंने देखा डॉक्टर साहब, हम जैसे बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक हमारा ताल्लुक आपका डॉक्टर से ज्यादा होता होगा, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं लोगों की। आई थिंक जो लोग घर में रहते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस अगर ना भी हो, बट अगर हम किसी चीज को इग्नोर करें तो वहाँ एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बाहर काम करने जा रही है, हाँ, कि हम किसी भी चीज में इग्नोरेंस करें अपनी। दैट्स ट्रू, क्योंकि हम बहुत सारे जो है बैरियर्स को क्रॉस करके बाहर निकलते हैं, ठीक है, हमारे माशरे में, तो वो एक्सपेक्टेशंस डबल डेफिनेटली हो जाती हैं कि घर को फुलफिल करना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना है, ताकि कोई ये ना कह सके कि ओके सी बाहर निकल रही है ना काम करने के लिए, तो फिर इस वजह से घर को इग्नोर हो जा रहा है, बच्चे इग्नोर हो जा रहे हैं, या हस्बैंड इग्नोर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बैचलर लाइफ में ईजियर होता है जॉब करना फॉर लेडीज, आई वुड से, बट आफ्टर मैरिज इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोई भी ये नहीं देखता कि वो काम करके आ रही है, वो थकी भी आ रही है, ठीक है, वो ट्रैफिक से आ रही है, बट सबसे डिफिकल्ट काम है इस वक्त, आई नो, जो रोड्स के हालात आपको काम इतना एंजाइटी नहीं दे रहा जितना आपको इस वक्त ट्रैवल जो है ना इनसाइड सिटी, वो आपको एंजाइटी हो रही है जिससे। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, वो आधे घंटे में 45 मिनट्स डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको टेंस कर देती है। कहीं आपको पहुंचना है टाइम पे, आप नहीं पहुंच पा रहे, तो यस, ये एक जेंडर रोल डिफरेंसेस आ जाती हैं एंजाइटी और स्ट्रेस में। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये बच्चे जो हैं हमारे, उनमें भी बड़ा आजकल कहा जा रहा है कि बच्चे एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, बच्चों में एंजाइटी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन। जब हम छोटे होते थे चैलेंजेस हमारी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना अपने पेरेंट्स से कि हमें एंजाइटी हो रही है। उनको ये वर्ड ही नहीं पता था एंजाइटी। इवन तो अगर हम बोलते थे कि हमारे सर में भी दर्द हो रहा है तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बच्चों के सर में दर्द नहीं होता, सही है, तो हमें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता था। हमारे जो बेसिक इश्यूज होते थे उनको इग्नोरेंस होती थी बहुत ज़्यादा। तब भी हम इतने इनॉक्शियस नहीं थे, एंजाइटी हमें नहीं होती थी, शायद उस वक्त एक नॉर्म था ये, सही है। कुछ बच्चे ने कुछ मांगा, अम्मा ने एक लगा दिया उसके मुंह के ऊपर, अब्बा ने डांट लगा दी, तो हम इतना दिमाग पे सवार नहीं होता था। लेकिन आज के बच्चों को अगर देखा जाए तो उनको ये एंजाइटी का वर्ड भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है, सही है, और पेरेंट्स डांटते भी उस हिसाब से नहीं जैसे हमारे टाइम के लोग को पढ़ती थी। तो ये ऐसा डिफरेंस कैसे आ गया सोसाइटी के अंदर कि एक तो एंजाइटी आ गई बच्चों के अंदर, और दूसरी बात है कि इसके रीजंस क्या हैं, इवन दो दे हैव एवरीथिंग। एक्चुअली अब सोशल नॉर्म्स जो है ना बिल्कुल डिफरेंशिएट हो चुके हैं। अब ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, बच्चों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या इश्यूज चल सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको पता है, एंड दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, दे आर वोकल, एंड उनको स्कूल्स में भी अब सिखाया जाता है, ठीक है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस स्कूल में कराए जाते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को कराए जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अवेयरनेस इज़ अ गुड थिंग, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे बच्चों को लेस रेजिलिएंट भी बना रहा है।
अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा सवार करते हैं, ठीक है, तो वो फिर आप उसके लड़ नहीं सकेंगे, रेजिलियंट नहीं हो सकेंगे उसके अगेंस्ट। हमारे दौर में हमारे पेरेंट्स जो हैं इग्नोर करते थे, हाँ, इग्नोर करते थे, राइट। मसला तब भी कुछ था, नहीं हुआ है, जाओ कुछ यहाँ नहीं से। हुआ है, एग्जैक्टली मसला तब भी था। कुछ लोगों ने उसको ओवरकम कर लिया, ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं ओवरकम किया, एंड वो उनके बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स में उस चीज़ का जो है वो अब शो होता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो अवेयरनेस नहीं थी ना, इस वजह से उसको टैकल नहीं किया सही तरीके से, इग्नोर कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है, जाओ, दो डांट लगाई, जाओ, कुछ नहीं हुआ, जाओ खेलो, ठीक है। या पेरेंट्स बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं और बच्चों को इग्नोर कर दिया। सो वो चीज़ों की मैनिफेस्टेशन उनकी पर्सनालिटी में आ गई। सो आई थिंक अब की जो जनरेशन है वो बहुत एक्टिवली इस चीज़ को कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों को ऐसा ना करें जो उनके साथ इग्नोरेंस हुए। हुई। आप ये बात मुझे बता रही हैं, यूजुअली आप अगर अपने साथ के लोगों से कभी डिस्कस करें, इवन अ मेल और अ फीमेल, तो जब वो बच्चे होते थे तो ऑब्वियसली उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता था। अब मैं आपसे बात करूंगी चाइल्ड अब्यूज के बारे में, ऑब्वियसली। तो वहाँ पर उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता था कि जब वो बड़े हो रहे होते थे तो उनको ये चीज़ एक उनके इम्प्रिंट होता था माइंड में कि हमारे साथ बचपन में हमारे किसी अंकल ने या किसी और ने, गार्ड ने या किसी ने, ड्राइवर ने कोई ना कोई ऐसी गलत हरकत हमारे साथ की है। अच्छा, उस टाइम के लोगों को इतना पता भी नहीं होता था, लेकिन आज के बच्चों को देखें, उन्हें बैड टच, गुड टच के बारे में पता है, उन्हें फिजिकल अब्यूज के बारे में पता है। हमारे पेरेंट्स से अगर मैं लोगों से यूजुअली स्टोरी सुनती हूँ तो वो ये कहते हैं कि जब हम पेरेंट्स से जाके कंप्लेन करते थे तो वो कहते थे नहीं, चुप, ऐसी कोई बात नहीं करनी तुम्हें, बस चुप रहना है, सही है, वो अंकल बहुत प्यारे हैं, वो आंटी बहुत प्यारे हैं, आप जाओ उनके पास बैठो, मतलब प्यार कर रहे थे आपको। तो आपने भी ऐसी स्टोरीज देखी होंगी, जाहिर सी बात है। डेफिनेटली। तो कैसे डील करते हैं ऐसे पेशेंट्स को फिर आप? उनको डिफिकल्ट होता है टू मेक देम अंडरस्टैंड इन अ वे कि एक चीज़ जो हो गई उसको हम अंडू नहीं कर सकते, ठीक है, बट व्हाट वी कैन डू इज कि हाउ वी रिलेट टू इट, हाउ वी थिंक अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि कॉमनली क्या होता था कि अक्सर हमारे जॉइंट फैमिलीज बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और जो अब्यूज़र्स होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़र्स वो होते हैं, वो आपके बहुत क्लोज एटमॉस्फेयर विसिनिटी में से आ रहे होते हैं, ठीक है। और आप क्लोज विसिनिटी में कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट, कि किसी अंकल, आप कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, राइट, किसी अंकल ने कुछ कर दिया, गार्ड ने कर दिया, इज्जत पे बात आ जाती है। और तो आजकल बच्चों को वो जो वॉइस, अपने कंसर्न्स वॉइस करना, गुड टच, बैड टच, उस चीज़ की अवेयरनेस बहुत हो गई है, जिसकी वजह से वो एक स्टॉप खुद ले आते हैं कि कोई भी गलत काम होने से पहले वो उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। फिजिकल टच आजकल, फिजिकल अब्यूज आजकल बच्चे खुद कहते हैं, आप चीख रही हैं मेरे ऊपर, अपने पेरेंट्स को कहते हैं, हाँ। आप गुस्सा हो रही हैं, सो आप मुझे मेंटल हिरास कर रही हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, पढ़ाई है, ज्यादा टेंशन ना दें, सो एक लिहाज से अच्छी भी चीज़ है, बिकॉज दे नो व्हाट दे वांट, they know where they have to put a full stop, ठीक है, what is right for them, what is wrong for them. I have a daughter and it has come to a point, she is 5 years old, but she tells me कि आप, you know, you're being unkind to me. अच्छा, yes, so you know, because she knows हमारे टाइम पे 5-year-olds we did not know what is being even kind. 5 years, even 20, 30, 40, we Exactly. can't say anything to the our parents and we don't know about our emotions. Okay, what we are feeling, and here we have 5-year-olds who know okay, what they are feeling. So I think that is a very good jump in our society. तो आपको लगता है ये पॉजिटिविटी है? Definitely. अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे बच्चे खराब हो रहे हैं। देखिए, म्याना रवि किसी भी चीज़ में इम्पोर्टेंट है, बैलेंस करना इज इम्पोर्टेंट। यू नीड टू टेल योर चाइल्ड कि आपको कहाँ बैलेंस करना है, बदतमीजी से और यू नो वॉइसिंग योर ओन कंसर्न्स। आई थिंक मुझे लगता है बिकॉज इन आवर जनरेशन ये सब कुछ हुआ और हमारे पेरेंट्स ने उसको नोटिस नहीं किया। दैट्स वाई वो जो बचपन की एंजाइटी थी, जब वो आने के बाद, जब हम अपने वर्किंग लाइफ में आए, मैरिटल लाइफ में लोग आ रहे हैं, वहां पर भी उनके साथ जब भी कुछ ऐसा गलत होता है तो वो चीज प्लस हो जाती है। ऐसा है, डेफिनेटली हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एंजाइटी से गुजरे हुए होते हैं और फिर अगेन उस पे एंजाइटी में दूसरी एंजाइटी या तीसरी एंजाइटी जब आती है, एड ऑन होती है, तो वो बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई एम राइट? ऐसे ही है, और क्योंकि आपने जो आपका रिएक्शन फॉर्मेशन हो चुका होता है एंजाइटी की तरफ, किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो आपने बचपन में डेवलप कर लिया होता है। तो अभी भी जो स्ट्रेसर्स आ रहे होते हैं, एंजाइटी आ रही होती है, उसमें आप वही
होते हैं खामोश हो जाना, क्योंकि अम्मा ने कहा था खामोश हो जाओ कि बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो ठीक है, जाओ, पी लो, सह लो। आई तो अभी रिमेम्बर हमारे पेरेंट्स बोलते थे बस चुप, बस चुप, बस इसके आगे आपने आप can't क्वेश्चन go भी नहीं कर beyond that. सकते और आप आंसर भी नहीं कर सकते। तो खवातीन के लिए चुप हो जाओ, और मर्दों के लिए ये है कि इजहार नहीं करना, तुमने रोना रोना नहीं नहीं है। रोना नहीं। अच्छा, दूसरा है लड़कियों की तरह रो रहे हो। Exactly. अगर कोई बच्चा रो भी रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, मतलब हमने रोने को लड़कियों से रिलेट कर दिया है, व्हिच इज वेरी बैड एक्चुअली। तो उसमें मुझे लगता है कि जो हमारे जेंट्स हैं, जो लड़के मेल्स हैं, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो रो नहीं पाते हैं, तो वो अपनी एंजाइटी निकाल नहीं पाते हैं। जब वो एंजाइटी नहीं निकलती है तो वो एड ऑन होती ही चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। बहुत यंग एज में हम सुनते हैं कि 45 ईयर्स के थे, बिल्कुल सही थे, बैंक में जॉब कर थे, एकदम से कुछ हुआ, हार्ट अटैक हुआ एंड वो सरवाइव नहीं कर पाए। सो आपकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेसर्स हैं, ये आपके सोमैटिक यानी आपके बॉडी में शो करती है, ठीक है, यही सारे फिजिकल सिम्टम्स के साथ, और आपकी पर्सनालिटी पे शो करती है। आपकी पर्सनालिटी एंशियस हो जाती है, कुछ भी हुआ आप फौरन से जिटरी हो रहे हैं, ठीक है, या आपके ऑब्सेशंस हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, किसी भी चीज के पीछे पड़ जाना, दिमाग पे चल रही है कि थॉट सवार कर लिया। सो ये बहुत सारी चीजें, आपकी पर्सनालिटी भी मैनिफेस्टेशन हो रही है, एंड देन योर सोमैटिक कंसर्न्स। तेरे हम इस बारे में बात करेंगे जी ब्रेक के बाद। हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन, एंजाइटी की। अब हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जैसे भूलने की प्रॉब्लम, जिसमें आपने देखा होगा ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं यूजुअली 60-70 ईयर्स, उनको एक इशू स्टार्ट हो जाता है कि वो बातें भूल जाते हैं। अब उनमें मैंने देखा उनकी फैमिली बहुत क्योटिक फैमिली हो जाती है, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ कहा कि बेटा ये काम कर दो, थोड़ी देर बाद वो भूल जाएंगे। अब बच्चे नहीं समझ पा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप पता नहीं कैसे बोल रहे हैं कि अभी करना है अभी नहीं करना। तो कैसे फैमिली किस तरीके से इन मेंटल इश्यूज को डील करे? जैसे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है तो वाइफ कैसे करे, वाइफ को प्रॉब्लम है तो हस्बैंड कैसे करे, बच्चे कैसे डील करें? क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज, एक तो इंसान उससे गुजर रहा है, उसकी फैमिली भी गुजर रही होती है, और शायद उसकी फैमिली से अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो इंसान कोई भी किसी मसले के से गुजर रहा होता है, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो एक ट्रायंगल होता है, दैट इंडिविजुअल, योर डॉक्टर एंड द फैमिली। क्योंकि अगर आप थेरेपी प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं, अगर आप उसको टेक्निक्स बता दे रहे हैं कि उसने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को कैसे ओवरकम करना है, अगर फैमिली का सपोर्ट हासिल नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और फैमिली को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अब हमें क्या करना है, यू नो। वो ये समझते हैं कि सब अकल है, सब परेशानी बस खामखा हमारे सामने आके जो है ना ये परेशानियों का जिक्र होना शुरू हो जाता है, बाहर तो ठीक था। अब उनको पढ़ना पड़ता है, काम पे आपको ठीक करके जाना पड़ता है अपने आप को, यू हैव टू पुट ऑन अ फेस। तो वहाँ पर आई थिंक फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सपोर्टिव रहें टुवर्ड्स दोज इंडिविजुअल्स, ठीक है, अंडरस्टैंड करें देयर पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एम्पैथी, तो एम्पैथी शो करना वो तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी बहुत कमी है जहाँ पर आप दूसरे इंसान के नीड्स को, वांट्स को समझने की कोशिश करें उसके शूज में जाकर, ठीक है, लेकिन इतना ना उसके शूज में चले जाएं कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाए, ठीक है, यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट या इतना क्लोजअप ना हो जाए उस इंसान के साथ कि वो डिप्रेशन या वो एंजाइटी आपने अपने ऊपर तारी कर ली, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक बाउंड्री क्रिएट करें जहाँ पर उसकी जो परेशानी है, जो उसके सिम्टम्स हैं, वो वहीं तक रहें और आपकी मेंटल हेल्थ अपने तक रहे, ठीक है, और आप उसको केयर गिवर बन सकें उसके मेंटल हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है। सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पैथी शो करना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ गुड लिसनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स सामने वाला अपनी परेशानी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मांग रहा, क्योंकि शायद कोई सोल्यूशन है ही ना, सोल्यूशन है ही नहीं,
ठीक है, ये हम सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, सैलरी पूरी नहीं पड़ी तो हम देयर इज नो सोल्यूशन टू इट अदर देन कि ओके यू नो मेक अ जंप या कुछ इस तरीके से कर लें आप। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस रिगार्ड इज कि आप उसको गुड लिसनर बने, ठीक है। एक अच्छे जब आप लिसनर बनते हैं ना तो बहुत सारी परेशानियों को कम हो जाती है और फिर आप सोच सकते हैं बियॉन्ड दोज परेशानियाँ। वरना क्या होता है, हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, वी डोंट टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम इट, राइट। सो हम प्रॉब्लम्स में स्पाइरल कर रहे होते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो जब हम ये हुआ के बाद सेकेंड स्टेप हम जाना आसान हो जाता है जब हम माइंड सेट पे जा सकें कि ओके नाउ वी नीड टू सी कि व्हाट वी नीड टू डू अबाउट इट, एंड वो पर्सन शायद खुद कर ले। ज़रूरी नहीं है कि वो एक सोल्यूशन मांग रहा है आपसे वो सिर्फ गुड लिसनिंग मांग रहा है एंड देन ही कैन वर्क अराउंड इट कि अब मुझे क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, तो एक्चुअली पता है ये मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही होता है कि जब आप किसी के पास जाएं और बात करने की कोशिश करें तो वो सुन नहीं पा रहे होते आपकी बात, समझ नहीं पा रहे होते, या तो वो सिचुएशन में नहीं होते कि जिस सिचुएशन से दूसरा गुजर रहा है। सर मैं आपसे बात करूंगी कि देखिए ड्रग्स जो है अभी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पहले हमने इतना सुना नहीं था कि आइस का नशा हो रहा है, कोकेन का नशा हो रहा है, बैन है, पकड़े जा रहे हैं लोग, फिर भी पता नहीं कहीं से मिल जाता है तो लोग कर ही रहे हैं। और पहले हमें लगता था कि ये जो चीजें हैं बहुत लोअर सोसाइटी में कॉमनली पाई जाती हैं। आजकल जितनी हमारी अपर क्लास सोसाइटी है उनके बच्चों के बारे में कहा जाए तो अभी जो रेशो है कि 75% जो हमारी यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो आइस का और इन सब चीज़ों का नशा कर रहे हैं। उनसे अगर पूछा जाए उनसे तो वो ये कहते हैं कि जी हमें डिप्रेशन, एंजाइटी। आपको क्या लगता है कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये बच्चे ड्रग्स, वेपिंग और स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो एडिक्शन है ये भी एक प्रीडिस्पोज बीमारी है। जब हम एडिक्शन का इलाज करते हैं, ठीक है, रिहैब सेंटर्स वगैरह में, तो हम उसको इस माइंडसेट से इलाज करते हैं कि इट्स अ बीमारी। सो एडिक्शन या ऑब्सेस्ड हो जाना किसी भी नशे से, दैट इज समबडी इज प्रीडिस्पोज टू इट। So somebody would start smoking and they might not get addicted to it, ठीक है, लेकिन कोई और जो है वो नशा कोई करे और वो एडिक्टेड हो जाए। इसी वजह से जब उनका इलाज भी होता है ना तो हम उनको ये कहते हैं कि ये एक वो बीमारी है जिससे आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, इट्स क्रॉनिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आज छोड़ दी और आप कल, क्योंकि बहुत कॉमनली होता है, एक ले रहा हूँ राइट, उसके बाद नहीं, स्मोकिंग एक स्कश एंड दैट्स इट। सो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। इसकी कुछ वजूहात ये हैं, इमोशनल चैलेंजेस, ठीक है, एक्चुअली में इमोशनल चैलेंजेस होते हैं और उनके लिए वे आउट उनको ये दिखता है कि हम नशा कर लें। So something which starts off with just as fun, but it ends up in addiction. What they said कि हम इसलिए करते हैं कि डोपामिन रिलीज होता है। मैंने बहुत सारे मेरे जो पेशेंट्स हैं उनसे मैं कभी बात करती हूँ, स्मोकर्स हैं या वो पान, छाल या गुटखा वगैरह एडिक्टेड है, मैं उनसे कहूँगी कि आप क्यों खाते हैं, मुझे सिर्फ ये इसका रीजन एक बता दें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब इससे ना डोपामिन रिलीज होता है, आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी बॉडी में वो लेवल कम होना शुरू हुआ है तो हम फिर से दोबारा ले जा रहे होते हैं। ऐसे तो ऐसे लोगों के लिए मैंने सुना है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट्स करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो इनका ड्यूरेशन, अगर ये कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है, यूजुअली मैं बहुत सारे चाहती हूँ मेरे पेशेंट्स इन चीज़ों से निकलें बाहर, तो अगर कोई कराना चाह रहा है तो किस तरीके से वो कराएगा? अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सही जगह जाएं आप, ठीक है, क्योंकि दो तरीके से इनका इलाज होता है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं ना तो अमूमन वहाँ क्या होता है, दे रिप्लेस द ड्रग विद मेडिकेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो बॉडी में जो उसका इफेक्ट है ना वो सेम है। अच्छा जी, ठीक है, इट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके ब्लॉकेज। हम आप इफेक्ट की बात करें, डिसएडवांटेजेस की नहीं, जो आपको ड्रग्स हैं जिस तरीके से आपकी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इट ब्लॉक्स योर थॉट प्रोसेसेस, डोपामिन आपका रिलीज करता है, ठीक है। जो आपको मेडिकेशन दी जाती है वो भी इसी तरीके से बॉडी में काम करती है,
कि वो आपको एक नमनेस दे रही होती है, क्योंकि जब नशा छोड़ते हैं तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैंने यही सुना है। यस जी, आपका एक विड्रॉल पीरियड होता है और डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट विड्रॉल टाइम पीरियड मुझे लगता है मुश्किल टाइम है, विड्रॉल टाइम जो है सबसे मुश्किल टाइम है, उसको जो पार कर जाए तो फिर वो थोड़ा आसान हो जाता है। समंदर है एक। बिल्कुल, लेकिन किसी प्रोफेशनल के साथ काम करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कितने ही लोग हम देखते हैं जो नशा छोड़ते हैं या स्मोकिंग छोड़ते हैं और आफ्टर मंथ 2 months 6 दोबारा months स्टार्ट कर देते तो ये हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हमारे बने हुए हैं, जी बिल्कुल, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, वहाँ पे किस तरीके से काम होता है? वहाँ पे सिर्फ स्मोकर्स के लिए होता है या ड्रग एडिक्ट के लिए होता है? बेसिकली वहाँ पे ड्रग एडिक्शन का काम किया जाता है, ठीक है। रिहैब सेंटर्स दे वर्क ऑन अ प्रोग्राम व्हिच इज नोन एज NA प्रोग्राम, नारकोटिक्स एनोनिमस का इनका प्रोग्राम होता है। जो उसमें होता क्या है, वो रिहैबिलिटेशन में दे प्रेफर कि आप वहाँ पे जाकर एज एन इन पेशेंट स्टार्ट करें अपना रिहैब, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर पेशेंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स। दे हैव द सेम फ्रेंड सर्कल जिनके साथ वो बैठ के नशा करते थे, दे हैव सेम लोकेलिटी जहाँ पे मे बी लड़के बैठ कर नशा करते हैं। सो वो सारी चीज़ों से बाहर आना आपका जिस्म नशा मांगता है once you're addicted to it, इसीलिए it's required कि आप rehab centers में you get admitted। उनका एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे they do their individual sessions, they do their group therapy, they psycho educate them, ठीक है, कि नशा क्या है, कैसे काम करता है, इसकी पूरी एक थियोरी क्या है, बॉडी पे कैसे अफेक्ट करती है, या इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनसे आप दूर जा सकते हैं, या कौन से वो वजूहात होती हैं जिनके वजह से आप नशा स्टार्ट करते हैं। वेरी कॉमनली गिल्ट, ठीक है, ब्लेम या पशेमानी, ठीक है, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो उनके हिस्सा होती हैं उनकी पर्सनालिटी का, कभी वो एड्रेस नहीं कर पाते। नशा करते हैं, वो जो अनईजीनेस है ना, एक्सट्रीम अनईजीनेस, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। सेरोटोनिन डोपामिन किक होता है, ठीक है, सो दे फील हैप्पी, दे फील कि ओके जो जो परेशानियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, ख़त्म हो गई। जैसे वो नशे का असर ख़त्म होता है, द बॉडी वांट्स इट अगेन। सो हम वहाँ पे इसीलिए प्रेफर करते हैं कि इन पेशेंट्स हम रखें, ठीक है, ड्रग एडिक्शन में, और 3 months का मिनिमम टाइम पीरियड होता है, बट द रिहैबिलिटेशन कंटिन्यूस। जी डॉक्टर साहब, हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और इस टॉपिक को ब्रेक के बाद फिर से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम फिर से उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस एंड एंजाइटी की ना, तो आप मुझे बताइए कि स्ट्रेस एंजाइटी में आपकी बॉडी में हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात की कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम मतलब एंजाइटी होती तो आप अपने एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। तो आप बताइएगा कि जो हमारी बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है। लाइक मैं आपसे बोलूँगी कि ये केमिकल इम्बैलेंसेस होना, जैसे हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे केमिकल लोचा, you heard in the movie कि पेशेंट को केमिकल लोचा हो गया है एंड समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय मेडिसिन, तो उस वक्त में मैं सोचती थी यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये मजाक उड़ा रहे हैं मूवीज के अंदर, टर्मिनोलॉजीज चेंज कर रहे हैं एंड ऑल। आफ्टर माय प्रैक्टिसिंग आई गॉट टू नो कि हाँ ऐसा होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि एक्चुअली में ऐसा है कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में ये केमिकल लोचा टाइप कुछ हो रहा है? बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली होता है। जब हम किसी भी पेशेंट को थेरेपी में लेते हैं तो डिफरेंस होता है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो थेरेपी के साथ दे गेट बेटर, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका केमिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है, जिनको हम साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं फॉर मेडिकेशंस, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स। जो 2 केमिकल्स हैं दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टूवर्ड्स डिप्रेशन, एंजाइटी, सेरोटोनिन का लो होना और डोपामीन का लो होना। जी, ये 2 केमिकल्स हैं। डोपामीन के नाम से तो आजकल कैफेज बना दिए लोगों ने। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हाई देता है ना, किक देता है आपको, तो हम जब खुश होते हैं तो क्या हम वी आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स, राइट। तो ये वही वाली चीज है कि इन 2 केमिकल्स का जब हमारे जिस्म में कमी हो जाती है तो आप जितनी भी वर्बल थेरेपी कर रहे हो दैट विल नॉट वर्क until unless you don't address। तो आप मेडिकेशन देते हैं इसके लिए? साइकियाट्रिस्ट हम देते हैं।
वी बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम मेडिकेशंस नहीं प्रिस्क्राइब करते, साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो दोनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये भी एक मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। कोई भी परेशानी हुई साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, दवाइयाँ देंगे, और ये कॉन्सेप्ट है दवाइयों से ही ठीक होंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दवाइयों से ठीक होंगे। साइकियाट्रिस्ट नींद की दवाइयाँ देते हैं। लोग कहते हैं कि जब से हमने एंजाइटी की गोलियां लेना शुरू करी है तो हमें नींद बहुत आती है। और मैंने देखा है, मैं जब उनकी डेंटल प्रैक्टिस कर रही होती हूँ तो एनेस्थीसिया इफेक्टेड ही नहीं हो रहा था। बाद में पता चलता है कि एंजाइटी के पेशेंट हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं ऑलरेडी। दैट्स ट्रू। तो क्योंकि वो होता है, नुकसान नहीं होता मेडिकेशंस का? डेफिनेटली क्यों नहीं होता है। लॉन्ग टर्म यूज आप कोई भी मेडिसिन लें, ठीक है, वो उसका नुकसान जरूर होता है, लेकिन फास्ट इफेक्टिव होती है। तो पेशेंट्स को लगता है कि ओके हम ठीक हो गए, हम सही हो गए। एग्जैक्टली, बट ऐसा नहीं होता। आप द मोमेंट यू विल स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन यू विल बी बैक टू जीरो। यही होता है। मैंने ज्यादातर देखा डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, व्हिच लीड्स यू टुवर्ड्स एडिक्शन। और उसकी वजह से होता क्या है कि जैसे आप अगर मेडिकेशन टेपर डाउन कर देते हैं, कुछ लोग खुद से कर देते हैं कि बहुत नींद आ रही है, भूख खत्म हो गई है, ठीक है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं इन दवाइयों के। नींद ज्यादा आना, राइट, माउथ की ड्राइनेस होना, भूख कम लगना, किडनीज पर इफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म यूजेज। सो इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि आप थेरेपी से काउंटर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर केमिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि दीज केमिकल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामीन, दीज आर लिंक्ड टू योर मोटिवेशनल नीड्स, ठीक है, जो आपको जिंदगी में आगे लेकर जाती है। तो अगर आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, इन जनरल लो मूड रहेगा, तो आप नहीं कर सकते ओवरकम चैलेंजेस लाइफ में। सो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी कि अगर कोई दवाइयों पर है तो वो थेरेपी साथ साथ चलाए, सो दैट वंस आप अगर मेडिकेशन टेपर डाउन करने की तरफ जाएं तो आप थेरेपी इज वर्किंग फॉर यू। तो नेचुरली ऐसा क्या करें कि डोपामीन हमारा लेवल जो है मेंटेन रहे? नेचुरली हम ये सब कर सकते हैं, वो चीज़ें करें जो हमें खुशी देती है, ठीक है, विद एज, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम वो काम करना छोड़ देते हैं जो हमारे इंटरेस्ट का होता है, या जो हमारी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी नहीं होता। वी डोंट इवन टेक आउट 5 minutes फॉर आवरसेल्व्स थ्रू आउट द डे। तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, स्विमिंग है, आजकल गर्मी बहुत है, सो स्विमिंग इज़ अ वेरी हेल्दी स्पोर्ट। इसके अलावा आप अदर स्पोर्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन में, डेली रूटीन में। और आपको ज़रूरी है कि आप कुछ लाइक माइंडेड लोगों से मिलें, ठीक है, जो जिनके माइंडसेट्स आपसे मिलते हों, सो दैट यू कैन सिट डाउन, यू कैन डिस्कस योर इश्यूज, यू कैन डिस्कस other than things other than your issues, right? So आप इन चीज़ों से बाहर आ सकें। अगर कुछ अच्छे लोगों से मिलकर भी आप वही सिर्फ परेशानियों के बारे में बात करेंगे तो फिर फायदा नहीं हुआ ना। सो मीटिंग परेशानी के बारे में मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गई है। हम कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी है उसको, उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, उस इंसिडेंट में हो सकता है उसकी गलती भी हो कहीं पे। मैंने बहुत सारे, मेरी डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो ये कहते हैं कि हम क्यों नहीं बता पाते, इसलिए कि हमसे मिस्टेक हुई है कोई, और हम चाहते हैं कि हम वो बात किसी को बोलें, कन्फेस करें, लेकिन जिसके सामने कन्फेस करें वो इतने जजमेंटल हैं लोग कि वो आपको जज करना शुरू कर देता है, राइट और रॉन्ग, और ज्यादातर रॉन्ग ही जज कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली ये चीज इसलिए भी हो गई क्योंकि अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें या फैमिली की बात करें तो दोनों एंड पे लोग इतने जजमेंटल हो गए हैं कि अगर कोई भी इंसान हमारे सामने आके अपनी कोई बात बताना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि मैं ये बात बता दूं और ये एंजाइटी से बाहर आ जाऊं, तो वो बेचारा बता भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि लोग उसको गलत सेंस में लेना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है लोगों को इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि आप अगर किसी की कोई बात सुन रहे हैं तो लाइक आप एक तो उसको पहले से पहले जज ना करें और उसको वो रिप्लाई बैक भी ना करें। समटाइम ऐसा होता है ना, आपको मशवरे की जरूरत नहीं होती, बट आपको ये होता है कि आपकी बात को बस सुन ले। मेरे पेशेंट्स अक्सर बात हो रही होती है तो वो मुझे ये बताते हैं कि हम इसलिए नहीं कह पाते किसी से क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। एक तो इसकी बहुत बड़ी वजह वक्त की कमी, लोगों के पास वक्त नहीं है, एंड वी रीच टू कंक्लूजन्स वेरी अर्ली ऑन। तुम गलत हो या तुम सही हो, बिल्कुल जजमेंट करके दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देना वेरी इजीली, ठीक है, rather than pointing the finger at yourself it's easier to put the other person in guilt कि तुमने गलत किया। इससे क्या होता है, बॉडी फिजियोलॉजी और बॉडी की केमिकल इम्बैलेंसेस नहीं होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि आप अगर कॉन्स्टेंटली, एक तो अपनी परेशानी भी आपने अपने तक रखी इस डर से कि कोई हमें जज करेगा, कोई हमें गलत साबित करेगा, राइट, गिल्ट में डाल देगा। सो ये सारी चीजें जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इट स्टार्ट्स पेंटिंग अप इनसाइड योर बॉडी, और एक टाइम आएगा जब आप
ब्रेक इवन हो जाएगा एंड ब्रेकआउट होगा आपका, यू नो। ब्रेकआउट से मुझे याद है इसके स्किन में आपकी बड़े मैनिफेस्टेशन हो जाती है। हाँ मैंने देखा है, यस, इनॉक्शियस पेशेंट्स की स्किन खराब हो जाती है, डलनेस आ जाती है, एक्नी आने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये सारी चीजें आपकी, हमारी बॉडी 3 चीजों के साथ बनी है, आवर माइंड, आवर बॉडी एंड आवर सोल, और इन तीनों चीजों का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। अगर बॉडी खराब नहीं सही काम कर रही है तो आपकी सोल में, आपके जो है आपका जो माइंड है वो अफेक्ट होगा उससे, ठीक है। लाइकवाइज अगर आपका माइंड सही काम नहीं करा तो योर बॉडी विल बी अफेक्टेड, राइट। सो ये सारी चीजें लिंक के साथ चलती हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें दोनों को ट्रीट करना होता है, बॉडी एंड माइंड बोथ। अच्छा सर मुझे बताइएगा ADHD क्या है? ADHD बहुत नई टर्म आ गई है आजकल, ये मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जिसको देखो ADHD के बारे में बहुत बात कर रहा है। ADHD है ये बेसिकली बच्चों के अंदर न्यूरो डाइवर्जेंट डिसऑर्डर्स इन्हें कहा जाता है, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इस टर्म का पूरा जो वर्ड नाम है। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो उनका जो फोकस लेवल है, ठीक है, या जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। सो द वन थिंग इंक्रीजेस, द अदर थिंग गोज डाउन। सो इसकी मैनिफेस्टेशन अगेन स्कूल में बहुत कॉमनली हो रहे होते हैं। टीचर्स कंप्लेन करते हैं बैठता नहीं है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल सुनता नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे नहीं देखता, क्योंकि अब जो है हमारे जो हालात हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। टीचिंग स्टाइल्स भी उसके लिए चेंज होने चाहिए। अगर टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे 45 मिनट्स बैठ के उनकी लेक्चर सुने तो दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक्टिविटी लेवल करने की भी तो आदत हो गई है, नहीं समझ आ रहा ऊपर कर दो, एग्जैक्टली, नहीं अच्छा लग रहा है तो नीचे दोबारा देख लो। बिल्कुल, व्हाई यही चीज आपके अटेंशन को जो है वो कम कर देती है, बिकॉज यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। सो उसमें होता क्या है कि बच्चे सिटिंग टॉलरेंस नहीं होती उनकी बिल्कुल भी, होमवर्क करने बैठे हैं, दे डोंट हैव द एनर्जी और कैपेसिटी टू कि वो एक साथ सारा काम कर सकें, ठीक है, या इतना सारा लेक्चर सुन सकें। आदत खत्म हो गई है, नॉर्मलाइजेशन हो गई है कि व्हाटएवर यू लाइक यू वॉच इट, और यू डोंट वॉच इट इफ यू डोंट लाइक इट, यू स्क्रॉल इट अप। सो वो रियल लाइफ में भी यही चीज एक्सपेक्टेशन करते हैं। माइंड जो है आपका वो ट्रेन हो जाता है उसी तरीके से, शॉर्ट स्पैन। सो ये बहुत कॉमन हो गया, जिसके वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज भी आ रहे हैं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि फोकस नहीं रहते, वेरी इजिली दे लूज देयर इंटरेस्ट वट एवर देर डूइंग, वो उसको छोड़ छाड़ दूसरा काम। हाँ, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं रहे ना, बिल्कुल पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। और उनको एक हैबिट हो गई ना कि नहीं है तो डिलीट कर दो, है तो दोबारा देख लो, क्योंकि तो मुझे लगता है गैजेट्स की वजह से ओवर स्टिमुलेशन आपके एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा है जिसके वजह से दे आर वेरी हाईली स्टिमुलेटेड एंड दे हैव लॉस्ट द पेशेंस लेवल। डॉक्टर साहब हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में, ADHD। अब मुझे बताएं बाइपोलर डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर जो होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है? लोग बड़ा कॉमनली कह देते हैं ये तो बाइपोलर का पेशेंट है, ये तो मुझे कभी कभी हैरानगी हो रही थी कि हाउ कुड यू नो कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर है? ये तो साइकोलॉजिस्ट को पता होगा ना कि बाइपोलर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पेशेंट हमारे पास खुद से आ रहे होते हैं डायग्नोसिस के साथ। हाँ, खुद बताएंगे कि मुझे बाइपोलर है, तो हम उनसे पूछते थे किसने डायग्नोस किया है? गूगल। एग्जैक्टली। सो होता ये है कि बाइपोलर इज एंड स्किज़ोफ्रेनिया, ये दोनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। एक मेजर जो डिफरेंसेस हैं इन मैं चंक्स बताऊंगी। स्किज़ोफ्रेनिया में आपका रियलिटी कांटेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो इंसान है उसका रियलिटी कांटेक्ट नहीं रहता, ठीक है। अच्छा। बिल्कुल। उसको हैलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हैलुसिनेशंस वो चीजें होती हैं, कोई ऐसी चीज देखना या सुनना जो रियलिटी में मौजूद नहीं है। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन स्किज़ोफ्रेनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर में ये नहीं होता, दे हैव देयर रियलिटी कॉन्टैक्ट, ठीक है। वही चीज देखते हैं या समझते हैं या सुनते हैं जो मौजूद होती है असल में, ठीक है। लेकिन इट्स मोर लाइक कंपेरिजन अगर किया जाए तो बाइपोलर में देयर आर 2 एक्सट्रीम्स इमोशंस के। एट वन पॉइंट देयर एक्सट्रीमली लो एंड एट वन पॉइंट देयर एक्सट्रीमली हाई, जिसे हम मेनिया भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज बाइपोलर डिसऑर्डर। हम वापस अगर स्किज़ोफ्रेनिया में जाएं, वहां पर आपका स्लीप लॉस हो जाता है, ठीक है, या आपके बहुत सारे ऐसे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिनका रियलिटी से कांटेक्ट नहीं होता। आपने सुना होगा काफ़ी सालों में हमने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि मैं कोई रिलीजियस फिगर हूँ,
ठीक है, जिनकी आमद होनी है और मैं वो हूँ, सही है, या फेमस पर्सनालिटी बन जाते हैं, ठीक है। तो वो यही वाली चीज है, वो थॉट प्रोसेसेस होते हैं उनके जिनका रियलिटी से कांटेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और इसमें सबसे ज्यादा केमिकल इम्बैलेंस स्किज़ोफ्रेनिया, जो आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें होता है जहां पर मेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, यस, नो मैटर व्हाट, आप मेडिकेशन के बगैर नहीं काम कर सकते। विद स्ट्रेस, विद एंजाइटी यू कैन वर्क अराउंड विदाउट मेडिकेशन, बट इन स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, जो आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आप मेडिकेशंस के बगैर फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन विद मेडिकेशन देयर आर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारी बहुत फेमस पर्सनालिटीज भी हैं जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स थे, बट दे वर फेमस पर्सनालिटीज इन द मीडिया, यस, क्योंकि वो मेडिकेशंस के साथ वर्क कर रहे थे। तो वो जो केमिकल इम्बैलेंस था ना, वो बैलेंस हो गया। एंड देन ऑब्वियसली थेरेपी, कि आप कैसे फंक्शन करना है, कैसे वो जो फैक्टर्स हैं आपके डिसऑर्डर के, उनको आपने डील कैसे करना है। अच्छा, ये वही है जो सडन स्विचिंग ऑफ मूड होता है लोगों का, दैट इज बाइपोलर। ठीक है, समटाइम्स वो सडन स्विचेस भी होते हैं, समटाइम्स इट कम्स विद द वेदर, ठीक है, द विंटर वेदर विल ब्रिंग different condition, the summers will bring different conditions, ठीक है, या साल में 6 महीने एक टेम्परामेंट रहना और उसके अगले 6 महीने एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ दैट प्रीवियस टेम्परामेंट। अच्छा, ये किन में ज्यादा होता है, फीमेल्स में, मेल्स में? वेल, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो दैट इज वेरी कॉमन इन मेन। ज्यादातर मैंने खवातीन से सुना है कि मेरे हस्बैंड हैं, वैसे वो सही होते हैं, अचानक से मूड स्विंग होता है, चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं, मतलब यूजुअली मैंने ऐसा देखा है। लेडीज कभी आपको नजर नहीं आएंगी ऐसे काम करती हुई कि वो घर के बर्तन तोड़ दें या घर की चीजें तोड़ दें। जी बिल्कुल। तो वो जो हजरात है उनमें एकदम सडन वो कहती हैं वैसे बिल्कुल ठीक होते हैं, बट आई डोंट नो उनको अचानक से क्या होता है कि वो एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ना हमारा थोड़ा सोसाइटी का भी हाथ है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ जेंडर रोल्स बना दिए हैं। वो जेंडर रोल्स में जब हम ये कहते हैं ना मर्द को कि रोना नहीं है, तो हम साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि मर्द की शान जो है वो गुस्सा करना है। That's okay if they show their anger, right? So वो बचपन से यही देखते आ रहे होते हैं अपने पेरेंट्स में, फादर फिगर जो है वो चीजें तोड़ रहे हैं या इस तरीके से। Sometimes these are learned behaviors, ठीक है, कि वो हम देखते चले आ रहे हैं तो हमारी वो इनकॉर्पोरेट हो गई लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। एट द सेम टाइम जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अब बहुत सारी बीमारियां, जो फिजिकल बीमारियां हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि दैट इज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, ठीक है। जैसे कैंसर के बारे में कहा जाता है कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है कि इस इंसान को कैंसर होना है, ठीक है, वो किसी एक सर्टेन टाइम पे बाहर आता है। विद Having said that, जो personality disorders हैं genetically predisposed होते हैं in individuals, ठीक है। लाइफ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आते हैं जिसकी वजह से वो जो फीचर्स हैं या जो क्लिनिकल जो हम सिम्टम्स हैं वो फिर सामने आना शुरू हो जाते हैं। एंड देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन वी कैन क्लिनिकली डायग्नोस इट, ठीक है। उससे पहले तक कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं लेकिन वो पूरा क्लिनिकल जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल शायद ना कर रहा हो, जिसमें आपका टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि इफ अ पर्सन हैज मिनिमम दिस टाइम 1 मंथ, जैसे डिप्रेशन में 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में 6 मंथ्स थ्रू 12 मंथ्स का एक टाइम पीरियड होता है जिस पे आप क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को कि ओके दिस पर्सन हैज बाइपोलर डिसऑर्डर या दिस पर्सन हैज स्किज़ोफ्रेनिया। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, भी कॉमन होता जा रहा है लोगों में, और आई थिंक ये कोविड के बाद ज्यादा हो गया है, बिकॉज एट दैट टाइम हमारी शायद प्रैक्टिसेस थोड़ी चेंज हो गई थी, हम हाइजीन को ओवर केयर कर रहे थे, और वो चीज़ हमारे माइंड में, क्योंकि 2 से 3 साल तक तकरीबन ये हमारा पीरियड रहा है, तो वो 2 to 3 years एक हैबिट को डेवलप होने में लंबा टाइम होता है। बिल्कुल। और आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है। 2 एंड्स मैंने देखे हैं, एक तो वो एंड देखा है मैंने सोसाइटी का जहाँ पे उन्होंने इस चीज को अपना लिया है, सही है, डेडली, और एक वो देखें जो अभी भी लाइक केयर नहीं करते, हाइजीन या हेल्थ केयर नहीं करते। मुझे ओसीडी का आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है? अच्छा, सैडली अभी तो एक और वायरस का भी जो है आउटब्रेक का सुनने को आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जब कोविड आया था तो उसके लिए हमारे जो लिविंग हैबिट्स थे, घर से अंदर आ रहे हैं, सब चीजें क्लीन करनी है, लैपटॉप, वॉच, जो भी आपके एक्सेसरीज है, कपड़े आपने लॉन्ड्री में डालने हैं। सो उसकी वजह से बच्चों में बड़ा कॉमन हो गया ओसीडी। एक फियर डेवलप हो गया
राइट कि मुझे कुछ हंसी आ रही क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इस चीज को खुद पर्सनली ये Develop हो फेस गया कर फिर। रही हूँ मैं बहुत ज्यादा। और वो सेकंड हो गया इस वजह से कि अगर खुदा ना खासा कोई डेथ्स देख ली रिलेटेड टू दिस, हाँ ये ठीक है कि डेथ हो गई आपके सामने, आप डॉक्टर्स किसी में भी लाख- बहुत हो गया है ओसीडी Definitely. बड़ा कॉमनली, क्योंकि डॉक्टर्स क्योंकि हॉस्पिटल में Exposure होता है ना उनका। ऑन ड्यूटी थे, तो इस टाइम पे ये था कि भाई बहुत ज्यादा ओवर केयर करनी है, तो उसके बाद से मैंने देखा कि डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। उस वक्त तो आई रिमेम्बर कि क्लिनिकल आप जो है ओपीडीज में भी जो टेबल में एक बीच में आपके ठीक है डिफरेंशिएशन थी, मिररिंग हुई हुई थी। सो यस, क्योंकि वो हमने सवार कर लिया ना, ऑब्सेस्ड हो गए उस चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के पीछे आप पड़ जाएं विदाउट थिंकिंग कि इज इट राइट और इज इट रॉन्ग और हाउ इज इट अफेक्टिंग योर डेली रूटीन, तो वो आपके ऑब्सेशंस बन गए। और कंपल्शंस यानी कि आपको दोबारा दोबारा वो ख्याल आना, वो थॉट आना। तो होता क्या है, मेरे हाथ साफ नहीं है। मेरे साथ ऐसा होता है एक्चुअली कि मैं किसी के घर भी जाऊंगी तो अभी तक मेरा यही प्रैक्टिस है कि पहला काम मेरा ये होता है कि मैं उससे पूछती हूँ कि मुझे ना हैंड वॉश करना है अपना, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका लॉक शायद साफ नहीं होगा, गाड़ी का जो लॉक है वो भी साफ नहीं होगा, मतलब ऐसी थॉट्स आपके माइंड में अभी भी रहती हैं। जबकि हम कराची में रहते हैं, हम बहुत सारी चीजों से इम्यून होते हैं, यू नो सारे वायरसेस से और बैक्टीरिया से हम इम्यून होते हैं काफी हद तक। लेकिन वही वाली चीज कि हम अब ऑब्सेस्ड हो गए ना, बार बार वो ख्याल आना अब वो इतने ज्यादा हद तक बढ़ जाता है कि कंपल्सिवली बार बार आप वो बिहेवियर, वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। हाथ धोने का, शावर लेने का। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया था जहाँ पे वो बच्चा 1-1 घंटा वॉशरूम में रहता था और नहाता रहता था, उसको ये था कि सफाई नहीं हुई। हाँ डॉक्टर साहिबा, हमने बहुत अच्छी डिस्कशन करी। आप मुझे बस एंड में ये बताइएगा कि ये सारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसको अगर हम अपनी हैबिट से चेंज करें, डाइट से चेंज करें, तो उसका क्या तरीका है? ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, अक्सर हम मीट लवर्स होते हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा जिनकी तासीर जो है वो गर्म होती है वो खा रहे होते हैं, सो दैट इफेक्ट्स आवर थॉट प्रोसेसेस अ लॉट, ठीक है, या बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डाइट को अच्छी रखें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम कहते हैं कि हम 9 to 5 जॉब करके आ रहे हैं, अब और कुछ नहीं कर सकते। द पॉइंट इज कि 9 to 5 जॉब में आप फिजिकल कोई काम नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। आप एक चेयर पे बैठे होते हैं थ्रू आउट द डे एंड फिर आपकी क्या है, आपकी हेल्थ खराब ही होगी, आपके बैक इश्यूज होंगे, ठीक है, या ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया पोस्ट कोविड, सो नेक इश्यूज बहुत ज्यादा, आपकी जो एंजाइटी है ना वो नेक शोल्डर्स में बिल्कुल कॉट अप हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फिजिकल एक्टिविटीज रखें, कोई स्पोर्ट्स प्ले करें, तो इन सारी चीज़ों का आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है डेफिनेटली। कुछ नहीं तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, पार्क में चले जाएं, योगा करें, ठीक है, मेडिटेशन करें। कुछ नहीं जब कर सकते तो यू हैव पार्क्स अवेलेबल, गो टू द नियरेस्ट पार्क, डू सम मेडिटेशन करें। स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा वो एक्टिवेट कर देता है। सो ये सारी चीज़ों का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्विमिंग के साथ कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है और आप चले जाएं, सही है, तो आप थोड़ी देर बाद आपकी एंजाइटी जो है वो ओवरकम खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ फिजिकली आप अपने आप को वर्क नहीं कर रहे होते, पानी का भी एक असर आता है ना, पानी का भी असर होता है। मैंने उसमें नोटिस किया है कि एक्सरसाइज करने में और स्विमिंग एक्सरसाइज करने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पानी भी आपकी नेगेटिविटी को, आपके मेंटल नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही होती है। बिल्कुल, तो वो भी बड़ी जी। डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में बुला के। आज हमने इतना डिफरेंट बात करी है, क्योंकि यूजुअली हम हमेशा ना बीमारियों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि फिजिकल दिखने वाली बीमारियां, ये वो बीमारियां साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो लोगों को जाहिर दिख नहीं रही होती हैं। तो चलेंगे जी, हम इख्तिताम